आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएसकेएसटी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे शख्सियत को लेकर आई हूँ, जिनकी जीवनी को सुनकर, जिनके कार्यों को सुनकर आपको उस क्षेत्र की ऊर्जा मिलेगी और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के हमारे अतिथि जो ऑक्टोपाइडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं, वह साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। आदरणीय इंजीनियर हिमांशु हर जी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आए और अपना संपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम हिमांशु हर्ष है। आई एम द फाउंडर ऑफ ऑक्टोपाइडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग डिजिटल सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करते हैं। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। तो मुझे लगता है इतना काफी होगा। आप आगे आप जिस चीज़ के लिए आपने आज इनवाइट किया उस पर हम चर्चा करते हैं। और आगे बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय। और आज की जो सोशल मीडिया की टाइम है, आज के सोशल मीडिया ज़माने में हर लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत अनिवार्य है। तो आप इस बात की जानकारी दें, क्योंकि हमारे तमाम श्रोता भी आपको सुन रहे हैं, कि हम जब इस्तेमाल करते हैं तो बेहिचक होके इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें किस तरह से कोई भी हैकर हमारी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेता है और आप लोग इसमें क्या भूमिका निभाते हैं? देखिए, कोई भी हैकिंग होती है, दुनिया में कहीं भी होती है, तो वो लगभग 7 चरणों में होती है, उसके 7 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। कोई भी हैकर हो या फिर आप हैकर भी छोड़ दीजिए, आप मिलिट्रीज़ को भी देखिए। आप कहीं भी अटैक भी करते हो, तो सबसे पहले आप उस जगह के बारे में पता लगाते हो कि कौन है, क्या है, क्यों है, कैसा है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप उसके बारे में इकट्ठा करते हो। बिल्कुल यही चीज़ हैकर्स भी करते हैं आपके साथ, आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को खंगालते हुए। आपके बारे में जितनी भी चीज़ें आपने लोगों की पोस्ट्स में जाके कमेंट किए हैं, जिस तरह के पोस्ट्स आपने लाइक किए हैं, आपने जो बायो में रखा है, आपने जो डीपी लगाई है, इससे आपकी साइकोलॉजी, आपकी सोशियोलॉजी, आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, आपकी सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर हो जाती हैं। और इस तरीके से वो एक अच्छा ट्रैप सेट कर सकते हैं जिसके अंदर वो आपको फँसा सकते हैं। तो कभी भी अपनी चीज़ों को पब्लिक ना रखा करें, अगर आप कोई पब्लिक पर्सनैलिटी नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक पर्सनैलिटी के साथ आपकी कुछ चीज़ें और आती हैं। आपको हर हमेशा कैमरा फेस करना पड़ेगा, आपकी बहुत सारी प्राइवेट लाइफ़ भी सोशल होती है, तो उनके लिए तो उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को पर्सनल रखना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, आप उन चीज़ों को अपना बिल्कुल। प्राइवेट रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। सोशल मीडियाज़ पे हम कभी भी टूर पे जाते हैं, तो जैसे हम कभी टूर पे गए हैं राइट नाउ, तो हम एक स्नैप बना के अपने दोस्तों को भेजते हैं कि ये मैं यहाँ पे टूर पे जा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ से आ गया। टूर पे सारी चीज़ें दिखाते हैं अपन, सारी एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। अपन इस स्टेशन पे उतरे, अपने फ्लाइट पकड़ लिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, खासकर कंटिन्यूअसली तो नहीं डालनी चाहिए। आप ट्राई कीजिए कि गूगल ही आ जाइए, अच्छे से कोलाज बनाइए, जो वीडियो एडिट करनी है बाद में डालिए। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू उस समय पोस्ट कर रहे होगे तो हम आपको स्कैम कर सकते हैं। मुझे पता है आप महाराष्ट्र जा रहे हो घूमने के लिए, मैं आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक मेल स्पूफ करके भेजूँगा। आपको लगेगा कि अच्छा मैं यहाँ पे मेरा टिकट फेल था, फिर ट्रेन मेरी कैंसल हो गई, इस तरह की चीज़ें मेरे साथ होंगी, तो आप वहाँ पे ईज़िली अफोर्ड कर सकते हो। तो हमें लोगों के सामने पब्लिक प्लेस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखनी पड़ेगी, हमें अपनी सोशल मीडियाज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। अच्छा, तो हिमांशु जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के टाइम में हर लोग चाहता है कि हम अब यूट्यूबर बने या ब्लॉगर बने। हुँ। तो आजकल तो लगता है हर घर में एक ब्लॉगर है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का कार्य कर रहा है। हर कोई रील बनाने का आजकल शौकीन हो गया है, चाहे किसी भी उम्र की बात करें। तो ऐसे में तो इसलिए शायद वजह है कि हमारे देश में भी हैकर बढ़ रहे हैं और कुछ गलत अंजाम भी हम लोग को देखने को मिल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अक्षय कुमार के बारे में कितना जानते हो? उसके प्राइवेट लाइफ़ के बारे में कितना जानते हो? वो कल कहाँ गया था, क्या खाया था, क्या आप जानते हो उसके बारे में? नहीं जानते हो, आप शाहरुख खान के बारे में नहीं जानते हो। अमिताभ बच्चन के बारे में जानते हो, जिनके पीछे हमेशा मीडिया
कैमरा लेके घूमते रहते थे, एक-एक छोटी एक्टिविटी की क्लिप्स मार्केट में आ जाती हैं। तो आप उनके बारे में भी इतना नहीं जानते क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी लिमिटेड पोस्ट्स करते हैं। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आप चीज़ें ऐसे करोगे या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ जा रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना चाहते हो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए, आपको क्या मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक इन्फ्लुएंसर था, मैं उसका नाम भूल गया। वो शायद नेपाल गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पर एक अभी भी गिफ्ट कार्ड के थ्रू रिचार्ज होती है। पहले आपको अभी याद हो या नहीं हो, लेकिन पहले हमारे यहाँ भी गिफ्ट कार्ड के थ्रू ही रिचार्ज होती थी। कूपन आता था, अपन पैसे देते थे, कूपन मिलती थी अपने को, अपन उसको स्क्रैच करते थे, नंबर आता था। वो फ़ोन में डाला हमने नंबर, हमारा रिचार्ज हो जाता था। तो बहुत दिन के बाद वो बंदा कहीं बाहर गया, उसे सेम टू सेम चीज़ देखने को मिली, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने फ़ोटो क्लिक की, नेट पे डाला कि बहुत दिन के बाद ये चीज़ देखने को मिली है। तो गेस उसका अगला स्टेप क्या हुआ होगा? किसी बंदे ने उसकी फीड पे से वो फ़ोटो देखी, ट्राई किया कि थोड़ा रिचार्ज करके देखते हैं। उसके खर्च के पैसे तो खुद ही ने उसने रिचार्ज करा लिए। आप कहीं जाते हो, फ़ोटो में डाल देते हो, ये मेरा टिकट है। मैं कॉल करके आपके पीएनआर नंबर से आपकी टिकट कैंसल करा दूँगा। तो हुँ, आपको इन हुँ। चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या आप डाल रहे हो, क्या पब्लिक चीज़ है, क्या प्राइवेट चीज़ है, वो आपको खुद डिफरेंशिएट करनी होगी। तो काफ़ी ज़िम्मेदारी से चलाने की चीज़ है। जैसे बाइक, बाइक कहीं भी लेके जा सकती है आपको, लेकिन आप ज़िम्मेदारी से नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो हर्ष जी, हम जानना चाहेंगे ये कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत आसानी से लोग व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं या ऐसी भी घटनाएँ होती हैं, जैसे छात्राओं के साथ या छात्रों के साथ कि आपके स्कूल के या कॉलेज के ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको इतना पैसा देना है। तो ठगी की भी मामला बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और अब ऑफ़लाइन की अपेक्षा ऑनलाइन ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अ, मैं आपके क्वेश्चंस को दोबारा सुनना चाहूँगा क्योंकि आपको व्हाट्सएप के बारे में पूछना चाहते हो क्योंकि व्हाट्सएप एक पूरा कंप्लीट युग है और छात्रों बिल्कुल। के साथ हो रहे स्कैम से पूरी अलग दुनिया है। तो अगर हम व्हाट्सएप से स्टार्ट करते हैं, तो अभी रिसेंटली व्हाट्सएप पे कुछ नए स्कैम्स आए। बिल्कुल। हैकिंग की दुनिया में तो बहुत पहले से एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया के हैकर्स, पाकिस्तान के हैकर्स ने शायद अभी सीखा है। उसे कहते हैं स्टेनोग्राफी, जिसमें हम एक किसी पर्टिकुलर फाइल, किसी इमेज या पीडीएफ के अंदर कोई दूसरा हिडन डेटा या मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल के हम किसी को भेजते हैं। तो आजकल लोग किसी को भेज रहे हैं फ़ोटो कि देखो ये गुमशुदा आदमी था, इसकी फ़ोटो मिली है, फिर ये देखो हमारी पुरानी यादें। अब बंदे फ़ोटो आपके फ़ोन पे आए, या तो आपने ऑटो डाउनलोड ऑन रखा होगा तो ऑटोमैटिकली डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने हुँ, वो लिख हुँ। के भेजा हमारी पुरानी यादें, अननोन नंबर है और एक फ़ोटो आपके पास है, आपने डाउनलोड अभी तक नहीं किया, तो आपके मन में एक बार तो आएगा यार फ़ोन भेजा है, एक फ़ोटो ही तो है डाउनलोड करके दे देते। आप डाउनलोड करके देखते हो और आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और व्हाट्सएप अपने आप में थोड़ा सिक्योर तो है, लेकिन दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर फुल प्रूफ सिक्योर नहीं होता है और हमेशा कभी नहीं रहता। कुछ भी अगर आप कहते हो कि वो सिक्योर है, इसका सिर्फ़ एक ही मतलब निकल के आता है कि अभी तक उसका क्रैक नहीं निकला है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल। नहीं कि अगले 2 दिन में या अगले आने वाले 1 महीने में उसका क्रैक नहीं आने वाला है, आएगा। व्हाट्सएप का भी एक पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर हुआ करता था, जो कि यूएस मिलिट्री, इज़राइली मिलिट्रीज़ कहीं-कहीं पे एलिगेशंस है कि इंडियन मिलिट्री भी यूज़ किया करती थी। ये क्या करता था कि आप इसके थ्रू किसी को कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। आपको एक मिस्ड कॉल अच्छा। आएगी, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। आएगी, कट जाएगी। बस एक नंबर से आपको मिस्ड कॉल आई। हो सकता है आप उसको इग्नोर कर दोगे, दोबारा कॉल करोगे, नहीं करोगे। हो सकता है आप ट्राई भी करोगे, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था। आप अब जिसको भी जो भी चैट्स भेजोगे, आप जिसको जो भी कॉल करोगे या इनफैक्ट आप फ़ोन रखा है, किसी से बात भी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड होती थी और जो उसको हैक कर चुका होता था, यानी कि जो भी गवर्नमेंट थी, वहाँ तक वो पहुँच जाया करती थी। इस टूल का नाम था पेगासस। ओह! अब तो व्हाट्सएप ने इसको पैच कर दिया है, लेकिन व्हाट्सएप को भी लंबे समय तक पता नहीं था कि ये वल्नरेबिलिटी है उसके साथ। तो सिक्योर तो हुँ, कुछ भी नहीं होता, बस हमें अपने आप को सिक्योर रखना होता है। ख़ास करके अगर हम किसी फ़ोन को अगर पब्लिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, तो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें करना क्या चाहिए कि अपनी प्राइवेट चीज़ें अपने फ़ोन में नहीं रखनी चाहिए। कुछ प्राइवेट अच्छा। मोमेंट्स हो गए, अपनी पर्सनल चीज़ें जो हम नहीं चाहते कि कभी भी किसी के सामने आएँ, आप सोशल उसका मीडिया पे बैकअप है। रखिए। उसको अपने पेन ड्राइव में रखिए, हार्ड ड्राइव में रखिए, घर में अच्छे से रखिए, कंप्यूटर्स में रखिए, एन्क्रिप्टेड रखिए, ताकि अगर किसी के पास गलती से पहुँच भी गए, तो डेटा वहाँ से डिलीट ना कर पाएँ। तो ज़्यादा सही होगा कि आपकी डेटा एन्क्रिप्ट रहे।
जिससे आप सेफ रहोगे। तो हर चीज़ हम लोग ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया क्राइम हो रहा है, इसकी कहीं न कहीं वजह एआई भी है? नहीं, एआई कहीं से कोई वजह नहीं है क्राइम बढ़ने का, क्योंकि अगर एआई नहीं होता तो भी जो क्रिमिनल्स थे दूसरे-दूसरे रास्ते ढूँढ ही लेते। इनफैक्ट एआई की मदद से हम बहुत एफिशिएंटली भी क्रिमिनल्स को पकड़ पा रहे हैं। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, डिपेंड करता है आप किस पहलू पे जाना चाहते हो। हाँ, एआई की मदद से हम पहले जिन क्रिमिनल्स को बहुत लेट से पकड़ रहे थे, आज वो बहुत जल्दी ट्रैक में आ रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो मतलब हमें बहुत सारे ऑडिट्स करने के बाद पता चलता था कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो रखा है, 3 साल, 4 साल से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी लाइव ट्रैक होता है, अगर कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी किसी ट्रैक में होती है, तो डायरेक्टली अलर्ट आ जाता है कि इस तरह की कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आई हैं, टैक्स की चोरी हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। अगर आप किसी जगह पे जाते हो तो आपके फेस डिटेक्शन के थ्रू आप इनवाइटेड हो, नहीं हो यहाँ पर, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट हो जाती है ऑलरेडी। तो एमएल बहुत हद तक आपको सिक्योर किया है, लेकिन इसका फ़ायदा हैकर्स नहीं उठाते हैं, क्योंकि आप भी अगर स्मार्ट हो तो वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो मैं इसको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो हर्ष जी, हमें पता है कि आपने विभिन्न विषयों का अध्ययन किया है और आप विभिन्न विषयों पे बहुत ही अच्छा चर्चा कर सकते हैं। तो अभी तक आपसे हमने जितनी भी साइबर सिक्योरिटी या सोशल मीडिया की बात कहें, उस पे चर्चा किया है। अब बारी है कुछ साहित्यिक चर्चा करने की। तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया में बहुत काम भी करते हैं लगातार और आप ऐप और वेबसाइट और लगातार पता नहीं क्या-क्या आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो इस संदर्भ में जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है आज के जो युवा हैं, वो साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? अ, देखिए, समय के साथ चीज़ें तो एग्ज़िस्ट रहती हैं, बस उनका प्रारूप बदल जाता है। अगर बिल्कुल। हम आज से बहुत साल पहले की बात करें, तो लोग मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे? खेल खेलते थे वो आपस में। क्रिकेट हो गए, बाकी सारी चीज़ें हो गई। अलग-अलग तरह के गेम हुआ करते थे। फिर समय बदला, लोगों के पास और भी चीज़ें आई, तो लोगों ने सिनेमा देखना चालू कर दिया। उसके अलावा फिर आगे बढ़ा, लोगों ने फिर वेब सीरीज़ पे स्विच हो गए। तो साहित्य का भी सीन ऐसा है, आपका जो साहित्य है, वो बहुत पुराना वर्ज़न है। उसके अपडेटेड वर्ज़न्स आए हैं सिनेमाज़, उसके अपडेटेड वर्ज़न्स आए हैं आपके वेब सीरीज़। तो अभी लोग उस पे स्विच है, क्योंकि वहाँ पे आपको अ, एक एफर्ट नहीं करना पड़ता है विज़ुअलाइज़ करने का, क्योंकि आप जब आप रीड करते हो, तो आपको उसके लिए विज़ुअलाइज़ नहीं करना होता है। चीज़ों को खुद से आपको बिल्कुल। समझना होता है, उसके क्या तथ्य हो। तो अब तो हर किसी को 2 मिनट की मैगी खाने का शौक आ चुका है, तो कोई क्यों चाहेगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत करे और प्रॉपर विज़ुअलाइज़ेशंस करे। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा पर्सनल फ़ेवर करता हूँ बुक्स को पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास उतना समय नहीं है, तो एट लीस्ट आप ऑडियो बुक्स को सुनिए, क्योंकि इससे आपकी अपनी इमेजिनेशंस बढ़ती है, आपकी अपनी कल्पना बढ़ती है, और आप जितनी ज़्यादा सोच पाओगे, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी में जा पाओगे, क्योंकि एक सीन है, जैसे एक रमेश नाम का बंदा है, वो कमरे में जाता है और कुछ देखता है, उसे सदमा लगता है। तो सदमा हर किसी को अलग-अलग तरीके से लगता है। कोई घबरा बिल्कुल। जाएगा, कोई डर जाएगा, कोई पीछे हट जाएगा, कोई वहीं पे अटक जाएगा। हर किसी के लिए अलग-अलग है। तो जब आप अपने तरीके से देखते हो, तो आप अपने आप को वहाँ पे महसूस करते हो। ये हुँ। एक प्लस पॉइंट है, जो कि आपको वेब सीरीज़ में नहीं मिलता। वहाँ पे आपको जो स्क्रीन राइटर्स होते हैं, उनका पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलता है। आप अपना नहीं बना बिल्कुल। सकते। आप खुद से उस फ़ील्ड में, उस दुनिया में आप नहीं जी सकते। प्रेमचंद की कहानी थी पूस की रात। उसमें एक गरीब व्यक्ति की मतलब जो दुःख है कि उसको ठंड के मौसम में भी खेत में जाके काम करना पड़ रहा है, और अंत समय तक उसने कोशिश किया कि सर्वाइव कर पाए, लेकिन जब मुश्किल हो जाता है तो लास्ट में वो कुछ आग जलाता है, ठंड से बचने के लिए, सिर्फ़ ठंड से बचने के लिए। अब वो कितनी सिग्निफिकेंट बात है कि बाद में उसी आग से उसका पूरा खेत जल जाता है। इनफैक्ट वो जिस कुत्ते के साथ होता है, वो उससे लिपट के सोता है, ये पूरे एक इमोशनल सीन्स। लेकिन आप अगर देखोगे फ़िल्मों के अंदर या कहीं और देखोगे, तो आप उसको खुद से फ़ील नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ़ वो चीज़ देख पाओगे जो स्क्रीन राइटर ने फ़ील किया है। तो हर्ष जी ऐसी भी तो बहुत सारी घटना हम लोग देखते हैं कि बुक आती बहुत मोटी है, जैसे हैरी पॉटर की ही बात कीजिए।
तो हैरी पॉटर तो बहुत ही पसंदीदा एक पुस्तक है, जो ज़्यादातर लोग पढ़ते मेरी हैं। लेकिन जब भी उसकी मूवी आई, तो हुँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में हैं, लेकिन वो वीडियो में हमें नहीं देखने को मिली। हाँ, मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो सबसे पहले मैंने हैरी पॉटर की फ़िल्में देखी थी और वो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उसे कई बार देखी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी सीरीज़ में से एक है। और फिर जब मुझे पता चला कि इसकी बुक्स हैं और पहली बार फ़िल्म देखी थी मुझे थोड़ी पता है कि ये बुक्स पे बनती है फ़िल्में यार। उस समय चलो तो जब बाद में मुझे पता चला कि इसकी बुक्स है तो मैंने बुक्स मँगाई, बुक्स पढ़ी मैंने और बुक्स मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसे भी मैंने कई बार पढ़ डाला। सेम बुक्स 7 सीरीज़ है उसकी, सातों को कई बार पढ़ डाला। लेकिन इस पढ़ने की तरफ ना मैंने एक चीज़ देखा है कि फ़िल्मों के अंदर कुछ घटनाएँ हैं वो उस तरीके से नहीं दिखाई गई जैसे बुक्स के अंदर थी। वो इमोशंस को वहाँ पर प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट नहीं कर पाए हैं। क्योंकि वो डायरेक्टर का अपना विज़न था, कई बार प्रोड्यूसर्स कुछ चीज़ों को हटा देना चाहते हैं क्योंकि वो फ़िल्म बनाते हैं कमाने के लिए। लेखक लिखता है क्योंकि वो आपके साथ अपनी भावनाएँ शेयर करना चाहता है, अपनी रचना, अपनी कल्पना। लेकिन एक जो प्रोड्यूसर होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो फ़िल्मों में पैसे लगाते हैं, वो फ़िल्म बनने के बाद पैसा कमाना चाहता है। तो इस कारण फ़िल्मों के साथ कुछ कहानियों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली भी फ़ेवर करता हूँ कि अगर आपको हैरी पॉटर भी देखना है, तो एक बार जाके पहले किताबें पढ़ें, क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा अगर मैं किताब को 100% मानता हूँ, तो फ़िल्मों के अंदर लगभग 5 से 10% ही रिपीट किया है। अच्छा, मतलब एक लेखक जिस भावना से एक पुस्तक को तैयार करता है, वो भावना हमें फ़िल्म में नहीं दिखती है। यही है आपका कहना? नहीं, लेखक एक दुनिया को जीता है और वो आपके लिए इसको इस तरीके से समझिए जैसे आप कोई गेम्स खेलते हो, उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है। तो जिस गेम डेवलपर्स ने भी उस कैरेक्टर को बनाया होगा, उसने कैरेक्टर को बना के रख दिया है। अब आप भी जाके खेलोगे तो आपको भी अपना-अपना एक्सपीरियंस होगा, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आप जीतोगे, हारोगे गेम के अंदर वो सारी चीज़ें आपकी अपनी होंगी। वहीं दूसरा कोई खेलेगा, आपके भाई-बहन, आपके दोस्त, आपके घर के और भी कोई सदस्य उस गेम सेम गेम को खेलेंगे। हो सकता है आपसे कम स्कोर पे हार जाए, आपसे ज़्यादा स्कोर बना पाएँ, हो सकता है आपसे बेहतर खेल जाए, आपसे थोड़ा कम खेले अच्छा, सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हम हर किसी का भी मेरा कोई पर्टिकुलर इमोशन फ़ील करने का पैरामीटर हो सकता है थोड़ा कम हो। मुझे दुःख किसी बात के ऊपर थोड़ा कम होता हो, वहीं कोई दूसरा व्यक्ति हो, जो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा दुखी हो जाता हो। मैं किसी बात पे ज़्यादा एक्साइटेड खुश हो जाता हूँ, वहीं कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो उस बात को लेके ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो हर किसी का इमोशनल पैरामीटर भी अलग है। तो अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आप अपने पैरामीटर को चुनो। ये आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो गणेश जी, आपके अनुसार अगर पूछा जाए कि आज के युवा को आप कौन-कौन सी पुस्तक है जो सजेस्ट करेंगे? तो कुछ नाम बताएँ, जो आज के युवा को पढ़ना ही चाहिए? इंग्लिश या हिंदी आप बताइए पहले। जी, आदरणीय। इंग्लिश या हिंदी? कौन-सी इंग्लिश? दोनों में ही बताएँ क्योंकि विभिन्न भाषाओं के लेखक होते हैं, श्रोता होते हैं, पाठक होते हैं। तो आप मुझे पर्सनली तो बहुत तरह की बुक्स पढ़ने का शौक है। लेकिन अगर आपको फ़िक्शनल से स्टार्ट करना है तो हैरी पॉटर तो एक हो गई इंग्लिश की। आप उसकी 7 सीरीज़ पढ़ लो। उसके अलावा अगर इंग्लिश में अगर इंडियन राइटर्स की मैं बताऊँ तो आप स्टार्ट कर सकते हो एक बुक है इमॉर्टल ऑफ मेलुकान। शिवा ट्रायलॉजी करके एक पूरी सीरीज़ आती है 3 बुक्स की, उसकी पहली बुक है इमॉर्टल ऑफ मेलुकान। आप वो पढ़ सकते हो, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा द हिडन हिंदू ये भी एक 3 बुक्स की सीरीज़ है, आप ये पढ़ सकते हो। आपको वेब सीरीज़ से ज़्यादा स्केच मतलब एनवायरनमेंट मिलेगा। उसके अलावा अगर हम हिंदी बुक्स की बात करें तो मुझे आज भी याद है जो मैंने पहली बुक पढ़ी जिसका नाम था पथ के दावेदार। ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया बहुत ही A1 मास्टरपीस। अगर आप एक बार पढ़ना शुरू कर देते हो तो आप उसमें इतने ज़्यादा एंगेज हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बुक्स कितनी लंबी थी। आप उसको पढ़ते हुए चले जाओगे। दूसरी हमारे रवींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है उनका बंगाली नाम तो शायद चोखेर बाली अगर मुझसे गलत प्रोनाउंसिएशन हुआ होगा तो अलग बात है लेकिन हिंदी इसका वर्ज़न आता है आँख की किरकिरी। ये लोगों को पढ़नी चाहिए। इस बुक का अगर मैं सारांश देना चाहूँ तो ये मोटा-मोटी एक फैमिली के अंदर कई तरह के रिलेशंस होते हैं एक-दूसरे के साथ, तो उन रिलेशंस के ऊपर ये पूरी की पूरी बुक बनी है। ये वन इसके अंदर लव है, इमोशन है, ड्रामा है,
दुःख, दर्द, सैक्रिफाइस बहुत सारी चीज़ें और आगे जाते हैं तो प्रेमचंद की कई सारी पुस्तक की सीरीज़ है। तो हम अगर इन दोनों से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको उसमें पढ़ने की एक हैबिट लगेगी और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर सवाल के जवाब दे रहे हैं, तो आप आज इतने बेहतरीन वक्ता इसलिए बन पाए क्योंकि आपने विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया है? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वक्ता बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सुनना। सामने जो व्यक्ति बोल रहा है एटलीस्ट हम उसको पहले सुनें और कहीं भी मंच पे जाने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले हमें उस भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा जिसके सामने वक्ता अपने वक्तव्य देते हैं। अगर मैं कहीं भीड़ का हिस्सा रहा हूँ, मेरे सामने कोई लीडर बैठा हो, उसने मुझे मेरे सामने बोला उसने, तो मुझे पता होगा कि अच्छा वहाँ जाकर बोलना क्या होता है, कैसे बोलना होता है। जब तक हम सुनना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम आजकल के कई सारे लेखक भी हैं, वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको कभी पढ़ा नहीं होता है। तो इस कारण भी साहित्य का पतन भी होता है। तो मेरा हमेशा से ये स्टांस रहा है कि अपन सबसे पहले उस चीज़ के सबसे बॉटम से हम पहले सुनना स्टार्ट करें, लोगों को सुनें। कोई लोग हमें पसंद हो तो भी सुनें, नहीं पसंद हो तो भी सुनें। जब हम सुनने की हैबिट बना लेते हैं, फिर हम बोलना भी सीख जाते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन वक्ता बनने के लिए आपको एक बेहतरीन श्रोता बनना पड़ेगा। तो शिट। जितने अच्छे आप श्रोता बनेंगे, उतने ही अच्छा आप वक्ता बनेंगे और इसके साथ ही हर्ष जी ने बड़ा अच्छा बात बताया कि आप आज के समय में फिलहाल ऐसा हम लोग देख ही रहे हैं कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं लेकिन सक्सेस पाना चाहते हैं और सक्सेस नहीं पाते हैं तो किस्मत को या भगवान को दोष देने लगते हैं। तो अभी तक तो हमने बहुत सारी बातें की हैं जैसे कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी से लेके अभी तक साहित्यिक चर्चा हो गई। अब बात करते हैं कुछ सामाजिक चर्चा क्योंकि हर्ष जी विभिन्न क्षेत्रों में अ, अहम भूमिका निभाते हैं और इसके साथ ही वो बहुत ही बेहतरीन वक्ता है, तो हम लोग हर क्षेत्र के बारे में इनसे जानेंगे। अभी राजनीतिक भी है, बहुत सारे विषय हैं, तो सब पे थोड़ी-थोड़ी चर्चा करनी है। तो हर्ष जी अब हम चाहेंगे जैसे कि समाज की बात करते हैं हम लोग। आज के समय में हर कोई अपने आप को समाज सेवी कहता है। मतलब वो समाज की सेवा जितना नहीं करता उतना ज़्यादा वो फ़ोटो सोशल मीडिया पे दिखाता है, वो उतना ज़्यादा रिप्रेज़ेंट करता है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे हर कोई नकाब पहन के घूम रहा है। एक जापानी फिलॉसफी है कि इसके अंदर कहा जाता है कि हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं, उसमें 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे बाहर का जो चेहरा होता है वो सबको दिखाता है, सोसाइटीज़ को, टीम्स को। एक चेहरा बिल्कुल, होता है जो उसकी सिर्फ़ फैमिली, सबसे क्लोज़ वन जानते हैं उसको, लेकिन उसका असली चेहरा वही होता है जो खुदा ने दिखता है। तो बिल्कुल, जब हर किसी ने मुखौटा पहन रखा है तो उसमें हम किसी से शिकायत नहीं कर सकते कि वो उसका दिखावा क्यों करते हैं, वो उनका काम है, वो करना चाहते हैं। इसके बारे में मेरा कोई पर्सनल कमेंट नहीं है। बाकी उस भीड़ में जो लोगों की मदद कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो सही में मदद करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, अगर कोई दावा करता है एटलीस्ट चलो मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, इससे लोगों को ये पता चलता है क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, हमें करनी चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, तो हम किसी की मदद करेंगे भी। हमें पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें होती हैं। एक छोटे से बिल्कुल, बच्चे जो अभी जन्मा उसको क्या पता किसी की हेल्प कैसे करनी लगती है, क्या की जाती है। उसे दिखता है अच्छा लोग जाते हैं, किसी गरीब को किसी चीज़ की समस्या हो या फिर कोई किसी भी तकलीफ में फँसा हो, कहीं भीड़ में फँसा हो अगर उसको टिकट कटानी हो, उसकी तबीयत खराब हो, वो उसके हाथ बटाएगा कि ठीक है आप मेरी लाइन में आप आगे लग जाओ, आप जाकर टिकट कटा लो। तो ये पता होना चाहिए, उसको इंस्टा रील में, ड्रामे में, फ़िल्मों में कहीं न कहीं उसे दिखेगा, तभी वो उसे पता ही नहीं होगा कि एक्ट कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, कहाँ पर मानवता क्या होती है, वो सीखेगा ही नहीं, कर भी नहीं पाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, दिखावे करने वाले लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही शानदार हर्ष जी और आप तो वाक़ई विभिन्न विषयों पे चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। जैसा कि हमारे श्रोता के बीच में से एक प्रश्न आ रहा है कि अभी तक हमने बहुत सारे विषय पे चर्चा कर ली, तो अब थोड़ी शिक्षा की भी चर्चा कर लिया जाए। हुँ। जैसा कि आज के समय में देखा जा रहा है कि आज के समय में लोग बच्चों को इस कदर पढ़ाते हैं कि उन्हें रटना है
एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये जॉब पाना है, ये इस एम के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस एम के साथ अगर कोई विद्यार्थी पढ़ता है, तो वो कुछ समाज के लिए कर सकेगा? क्योंकि कहते हैं आज के युवा हमारे भविष्य है। क्या हम अपने भविष्य को इस तरह से तैयार करेंगे, तो वो आने वाले समय में कुछ अच्छा कर पाएगा? देखिए मुस्कान जी, इसके बारे में मेरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राय है। जी, अगर मैं किसी व्यक्ति को पकड़ के लेके जो कि बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत जायकेदार खाना बना हुआ था, तो मैं उसको बोलूँगा भाई बढ़िया सा चटपटा सा खाना बना के दे मेरे को, और वो बना के खिला भी देगा। मैं खाऊँगा, मैं उससे फिर वो पेमेंट वगैरह करूँगी। लेकिन उसको बोलो दोबारा बना के खिला, दोबारा बना के खिलाएगा। मैं उसको बार-बार बनाता बनाता, मैं कुंभकर्ण की तरह खाता रहूँगा। तो एक टाइम के बाद वो भी एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा, और जब वो एग्ज़ॉस्ट होगा, तो उससे खाने की क्वालिटी खराब हो जाएगी। वो उतना अच्छा खाना नहीं बनाएगा, वो उतनी अच्छी क्रिएटिविटी के साथ खाना नहीं बनाएगा। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि एजुकेशन लाइन के अंदर काम करते हैं। मैं खुद भी ट्रेनिंग कराता हूँ लोगों की साइबर सिक्योरिटी में, तो मुझे इस बात का भी एक्सपीरियंस है कि जो माँ-बाप होते हैं, उन्होंने बच्चे पैदा किए, फिर उन्होंने भेजा बच्चों को ट्रेनिंग स्कूल्स, ठीक है? मॉन्टेसरीज़, प्ले स्कूल्स, तो बच्चे वहाँ से आते हैं। हाँ, और जैसे ही मतलब दिन के 6 घंटे लगभग वहाँ पे वो रहेंगे, फिर वहाँ से आएँगे वो, थक के, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने खेला है, सीखा है, सब कुछ किया है। जब वो आते हैं, फिर उनको बैठा दिया जाता है ट्यूशन टीचर्स के सामने कि बैठो, आपके ट्यूशन टीचर आपको 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट पर घंटे के हिसाब से पढ़ाएँगे। यानी कि 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे आपके जाने वाले उसके अंदर बस। तो वो 6 घंटे उधर आपके चले गए, आने-जाने में 7 घंटे मान लो टोटल मिला के। उसके बाद 2 घंटे और आपकी पढ़ाई चल गई उसके अंदर। अब आप मुझे बताओ, उसके बाद आपको होमवर्क करना होता है, बच्चा उसके बाद होमवर्क करेगा, फिर शाम में आप टीवी भी नहीं देख सकते हैं, आप टीवी देखोगे तो आप खराब बच्चे हो, आप बैड मैनर्स सीखते हो। तो इस तरीके से आप चाहते हो बच्चों को बहुत ज़्यादा काम कराना, लेकिन वो भी बचपन में। बचपन मेरे ख्याल से होना चाहिए पहले खेलने कूदने की भी। आप खेलो, कूदो, गिरो, खेलो, सीखो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। आपको जितनी रिक्वायरमेंट नॉलेज की होनी चाहिए। एक्चुअली लोग नॉलेज और एजुकेशन के बीच में अंतर भी नहीं कर पाते हैं। नॉलेज आपकी खुद की रहती है, जो आप समय के साथ और एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो। एजुकेशन वो रिक्वायरमेंट होता है जो आपके लिए रखा जाता है कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए। तो लोगों को एजुकेशन एजुकेशन तक लेना नहीं चाहिए, और नॉलेज आपको उस फील्ड में खुद लेनी होगी, आपके पेरेंट्स को आपको नॉलेज दिलवानी होगी, तब जाके आप वो कर पाओगे। और रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप दिन भर काम करते हो, दिन भर पढ़ाई करते हो, दिन भर सब कुछ करते हो, तो आपको रेस्ट लेना होगा। और रेस्ट सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी चाहिए होती है, इमोशनली भी चाहिए होती है। हर तरीके से रेस्ट चाहिए होती है। अगर आप रेस्ट नहीं करते हो, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बहुत शानदार है इससे। तो चलिए आज आपसे विभिन्न विषयों पे बात करके और आपके जो अनुभव है, आपके जो शब्द हैं, उनको सुन के वाक़ई बेहतरीन लगा और बाकी जितने भी हमारे श्रोता हैं, वो सब भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए विभिन्न विषयों पे चर्चा करके। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की। तो आप श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं के लिए तो मैं वही कहना चाहूँगा जो श्री कृष्ण ने हम सबके लिए कहा था कि आप कर्म करते रहो। लोग काम करने से पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें मिलना क्या और कितना है। वो खुद डिसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद वो कर्म करते हैं, उसी हिसाब से करते हैं। अगर उन्हें किसी काम के बदले में 5,000 मिलने हैं, तो 5,000 ₹1 का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। 4,999 का काम करेंगे, और फिर हम छुट्टी ले ली, चले। तो आपको सिर्फ काम करते रहना है, फल मिले नहीं मिले काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो। फल इस बार नहीं मिला, अगली बार मिलेगा, अगली बार नहीं मिला, उसके अगली बार मिलेगा। करते रहो जब तक जिंदा हो। अगर मेहनत करोगे, सब कुछ मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद हर्ष जी, आपने इतना शानदार आज का इंटरव्यू दिया और बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे तमाम श्रोताओं का, जो आपने इस वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। तो चलिए, आज का इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ, एक नई साहित्यकार के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।